दोस्तों नमस्कार। एप्स्टीन फाइल को लेकर अमेरिका में हंगामा हो रहा है। बहुत कुछ चीजें एक्सपोज हो रही हैं कि अमेरिका जैसा देश, जिसको हम बोलते थे कि एक विकसित देश है, जुडिशरी काम करती होगी, पुलिस सिस्टम काम करता होगा, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, सब कुछ ठीक चलता होगा, लेकिन एप्स्टाइन फाइल ने यह साफ कर दिया कि बहुत कुछ रॉटन है, घपला है और बुरा हाल है। अब सवाल इस बात का है कि जब अमेरिका जैसा जागरूक देश, एजुकेटेड देश में ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या भारत में नहीं हो रहा होगा? आज चर्चा का मुद्दा यही है। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद जब इस पूरे मुद्दे को ध्यान से देखें तो उसमें क्या घपले दिखते हैं, कहां कहां सरकारी और न्यायिक व्यवस्था में कमजोरियां दिखती हैं, और भारत में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए हमें क्या सुधार करने चाहिए, इसी पे मुद्दा रहेगा। इसीलिए निवेदन है कि अंत तक देखिएगा। करीब 8-10 सुझाव हैं, विद एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं, और इस पे विचार करना जरूरी है कि अगर देश की जनता अगर दबाव नहीं डालेगी तो सिस्टम अपने आप नहीं सुधरेगा, और ऐसा कहीं नहीं होता है। एप्स्टीन फाइल भी तब सामने आई जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने एक्सपोज किया कि यह पूरा मुद्दा जानबूझकर इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी ताकत से दबाने का पूरा प्रयास किया, और इसमें कोर्ट के अधिकारी और जजेस भी शामिल थे। जब यह बात सामने आई तो समाज में हंगामा हुआ और मुद्दा यहां तक पहुंचा। इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फेलियर के कारण क्या थे, पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण यह था, यह सिर्फ एक्विटल नहीं था कि आपने एक बड़े गंभीर अपराधी को छोड़ दिया, यह पूरा का पूरा यह था कि साहब पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स हुआ, इसको समझना जरूरी है। एक सिस्टमैटिक कोलैप्स था, जो कंप्लेंट थी उसको इग्नोर किया गया। 1996 में पहली कंप्लेंट हुई थी, उसको इग्नोर किया। अगर उस समय ही ध्यान दे दिया होता तो यह घपला नहीं होता। केस को जानबूझ के डाइल्यूट किया गया, सजा कम हो, जिससे विक्टिम्स को, जिनके साथ शोषण हुआ, उनको पूरी प्रक्रिया से ही बाहर रखा गया। उनसे पूछा भी नहीं गया कि क्या होना चाहिए और आपके साथ क्या हुआ। इस अपराधी के जितने फैसिलिटेटर थे, जो इनका पूरा इकोसिस्टम था, उस पे कानून में यह कह दिया गया अदालती आदेश में कि इन पे ना इन्वेस्टिगेशन होगा ना कार्रवाई होगी। मतलब हमने अपराधी को सजा दे दी, बाकी उसके साथ जितने लोग संलिप्त थे उन पे ना तो उनका पता लगा, ना उन पे कोई कार्रवाई हुई। कुल मिला के अगर आपके पास पैसा और ताकत है, आप सिस्टम को मोड़ सकते हो, जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो। क्या भारत में ऐसा नहीं हो रहा होगा? हमारे यहां तो और बुरा हाल है, क्योंकि ना हमारी मीडिया उतनी अलर्ट है, जनता राजनीति के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती। हमारे यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही होती है वो सब चीजें लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा, और कई उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। कुल मिला के ये लॉ का फेलियर था और मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन था। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, डिस्क्रिशनरी डिसीजन, केस टू केस, अथॉरिटी विल डिसाइड, ऑफिसर विल डिसाइड। जहां पे डिस्क्रिशन है वहां डिसऑनेस्टी है, करप्शन है। इस बात को आप मान के चलिए। सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ कानून में डिस्क्रिशन क्यों दिया जाता है जब पता है कि उसका मिसयूज होगा। अब सवाल इस बात का है कि वहां पे ऐसे क्या घटनाएं हुई और उससे भारत क्या सीख सकता है। हम अब इसकी चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो लेसन्स हैं, डिले इन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन फॉर द पावरफुल पीपल। आपके साथ अपराध हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उस पर केस ही मत दर्ज करो। यही होता रहा भारत में आज तक कि हम लोग यहाँ पे बड़े व्यक्तियों के खिलाफ केस ही नहीं दर्ज करते हैं। तो जब केस ही दर्ज नहीं होगा तो अपराधी तो आराम से घूमेगा, और यही हुआ एप्स्टाइन में, और यही हुआ भारत के अंदर। जो पूरा सिस्टम है, जो जिस तरह से बड़ों को बचाया जाता है, वो ऐसा ही होता है। 2000, जैसे मैंने कहा कि 1996 में पता लगा, 2006 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, 2008 में प्ली डील मतलब समझौता हुआ, सजा नहीं हुई। और समझौता किसने तय किया? जो अपराधी था,
जिसने रिटायर्ड गवर्नमेंट सॉलिसिटर जनरल को या जो बड़े वकील थे उनको हायर किया, उन्होंने जजेस के साथ मिलकर एक ऐसा घोटाला किया जिससे आज पूरा अमेरिका शर्मसार है। इसमें जजेस, लॉयर्स का रोल ज्यादा है, कानून का कम है। एफबीआई का रोल ये है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं जब उनको खबर दी गई कि 2006 में इस तरह का 1996 में जब इस तरह का घपला हुआ। भारत में भी हुए, उन्नाव केस हमारे सामने है, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तब एफआईआर हुई। आसाराम बापू के केस में कुछ नहीं हुआ, राज्य सरकार टालती रही, पुलिस टालती रही। जब जनता का गुस्सा बढ़ा तब जाके हमारे यहां सिस्टम हिला। इसका मतलब यह है कि जब तक जनता एग्रीवेट नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, समाज में सुधार नहीं होगा। इसीलिए मेरा निवेदन यह है भारत सरकार से और जुडिशरी से, मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन फॉर एफआईआर डिले इन सीरियस सेक्सुअल ऑफेंडर केसेस। आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी, जो उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है उससे पूछा जाए क्या कारण था। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, एसएचओ लेवल पे, पुलिस थाने के लेवल पे ये दबाव का काम चलता रहेगा। लोकल जो नेता लोग हैं वो आते रहेंगे, सिस्टम को दबाते रहेंगे और देश की जनता परेशान रहेगी। ये मैंडेटरी क्लॉज होना चाहिए। अगर एफआईआर डिले हुई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए माइलस्टोन होने चाहिए और जुडिशरी स्क्रूटनी फॉर अनएक्सप्लेन्ड डिले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने यहां पे आदेश निकालना चाहिए कि अगर एफआईआर डिले हुई है तो उसमें एफिडेविट लिया जाए सभी बड़े पुलिस अधिकारियों से जो उस क्षेत्र के इंचार्ज हैं, क्या बताइए डिले क्यों हुआ। दैट शुड बी प्री कंडीशन बिफोर हियरिंग एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ द पुलिस। और जब तक उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं हो, पुलिस को ही कटघरे में रखा जाए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पुलिस उस अपराध के इकोसिस्टम में भागीदार है। नहीं तो उनको तुरंत एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी, वो क्यों डिले कर रहे हैं। सर्विस एंड पर्सनल कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनजस्टिफाइड डिले। जिसने भी डिले किया उसकी नौकरी और उससे पर्सनल कॉस्ट, ये नहीं कि डिपार्टमेंट विल पे या स्टेट विल पे, अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर को ही देना पड़ता है। उस अधिकारी ने जिसने तनख्वाह ली जनता से, टैक्स पेयर से, काम नहीं किया, उससे वसूली होनी चाहिए और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके आगे की प्रमोशंस को रोक देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति फिट ही नहीं है काम करने के लिए। तो आप उसको आगे की प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। जो अपराध के साथ जुड़ा हुआ पाया गया उसको अपराधी ही ट्रीट करना चाहिए। क्वाइट क्लोजर एंड चार्ज डाइल्यूशन आर मोर डेंजरस देन एक्विटल। अपराध गंभीर था, उसको साधारण अपराध बना के पेश कर दिया गया। सजा मिलनी चाहिए थी 10 साल की, 1 साल की सजा मिली। एप्स्टीन केस में क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो एप्स्टीन में हुआ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट इम्यूनाइज्ड अननेम्ड कॉन्स्पिरेटर। जो लोग अपराधी थे, पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित थे, उन पे यह पर्दा डाल दिया गया कि ना इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा ना कार्रवाई होगी। एप्स्टीन केस में भी यही हुआ, भारत में भी ऐसा ही होता। एंड विक्टिम्स वर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड और हर्ड। क्लोजर रिपोर्ट्स इन सेंसिटिव केसेस आर ऑफन एक्सेप्टेड मैकेनिकली। क्लोजर रिपोर्ट पे जस्टिफिकेशन अदालत को भी देना चाहिए एक्सेप्ट करने का, और जिसने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी उसको भी जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि व्हाई दे आर एक्सेप्टिंग। मैकेनिकली ये नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, क्यों एक्सेप्ट किया गया, कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट था पुलिस का जो सही लगा और क्लोजर रिपोर्ट दी गई। ये बहुत जरूरी है सिस्टम को सुधारने के लिए। इसका मतलब क्या है, चार्जेस डाइल्यूटेड आर एग्रीव्ड इन एग्रीवेटेड सोशल सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ लेसर सेक्शंस एट अर्ली स्टेज। आप शुरू से ही जो कानून है एफआईआर के लेवल पे ही इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं अपराध की कि लगे कि ये तो बहुत छोटा अपराध था, घबराने की बात नहीं। ओपेसिटी डिफीट्स जस्टिस एंड विदाउट अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन। जनता अपनी दुनिया में मस्त है, किस अपराधी ने क्या घटनाक्रम किया, उसका जो विक्टिम था उसको न्याय मिला या नहीं मिला, समाज में इसकी चर्चा होती ही नहीं। इस बात को समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सुधार जरूरी है।
जुडिशरी को कहना चाहिए कि मैंडेटरी विक्टिम हियरिंग बिफोर एक्सेप्टिंग क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से पहले विक्टिम की बात सुनना मैंडेटरी है, सिर्फ पुलिस की बात नहीं सुनी जाएगी। जब तक काउंटर बैलेंस नहीं होगा तब तक क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह बात सही है कि विक्टिम पे भी दबाव पड़ सकता है, उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पैसे का लालच, नौकरी का लालच, फाइनेंशियल कमिटमेंट, कोई थ्रेट, कोई जान का खतरा, वो भी हो सकता है। लेकिन उसको कैसे इंसुलेट करें, ये जुडिशरी का काम। रीजन जुडिशियल ऑर्डर फॉर चार्जेस डाइल्यूशन एंड विड्रॉल। डाइल्यूशन के लिए रीजन ऑर्डर होना चाहिए, ये नहीं कि पुलिस ने कह दिया और जुडिशरी ने मान लिया। इसका मतलब वही होगा जो एप्स्टीन के केस में हुआ, दोनों ने मिली भगत करके अपराधी को बचाने का प्रयास किया। प्रोसिक्यूशनल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सरकारी वकीलों के लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह से इस खेम को करेंगे ताकि समाज को, आप पुलिस का साथ नहीं देंगे, आप जनता का साथ देंगे, ये प्रोसिक्यूशन का काम होना चाहिए। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ सेंसिटिव क्लोजर्स केसेस। जितनी भी हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए मैंडेट होना चाहिए कि जितने भी सेंसिटिव क्लोजर केसेस हैं उन पे उनके रिसर्च पेपर पता लगे, ताकि पता तो लगे कि जो काम हो रहा है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स बैठे हैं, रिसर्चर्स बैठे हैं, उनका समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन। सिर्फ क्लास में पढ़ाना इज नॉट एनफ। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, वो काम भी एजुकेशन सिस्टम का है, रिसर्च इकोसिस्टम का है। चाणक्य ने यही तो कहा था कि अगर शिक्षक ही सोता रहा तो समाज भी सो जाएगा। और यही भारत में हो रहा है कि शिक्षक सो रहा है, नौकरी कर रहा है और समाज प्रताड़ित है। विक्टिम कैन नॉट डिपेंड ऑन मीडिया एंड एक्सेप्शनल कोर्ट्स। अब ये एप्स्टीन का केस कैसे सामने आया? बिकॉज ऑफ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के कारण दोस्तों। ना जुडिशरी ने हाथ उठाया, ना पुलिस ने, ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को जब ये पता लगा कि इस तरह का कोर्ट में समझौता हो गया, तब ये हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद जनता का दबाव पड़ा और आज तक एप्स्टीन फाइल का मुद्दा चल रहा है। भारत में भी यही हुआ। हाथरस केस में जो प्रोसीजरल डिले था उससे परेशानी हुई। जो तक सरकार की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से हाथरस के ऊपर इंटरवेंशन नहीं हुआ, तब तक पुलिस का पूरा प्रयास था कि दबा दिया जाए। लेकिन जब इंटरवेंशन हुआ तो रास्ता निकला। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो हाथरस जैसे होते होंगे। जस्टिस मस्ट फंक्शन विदाउट आउटरेज एज ए प्री रिक्विजिट। जब तक जनता शोर नहीं मचाएगी, जुडिशरी उसको सू मोटो केस नहीं लेगी, अगर ऐसा है तो फिर मुश्किल है। जजेस को आम जनता से ज्यादा पता है कि क्या सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कहां गड़बड़ हुई होगी। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, कोर्ट्स को अलर्ट होना पड़ेगा, सू मोटो कॉग्निजेंस लेके ऑर्डर देने चाहिए। इंडिपेंडेंट विक्टिम काउंसिल भी होना चाहिए। विक्टिम पार्टिसिपेशन शुड बी मैंडेटरी एंड देयर शुड बी प्रोटोकॉल। विक्टिम प्रोटेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल पुलिस। विक्टिम का प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर विक्टिम के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो लोकल पुलिस शुड बी मेड अकाउंटेबल। इसका मतलब यह है कि पुलिस जब खुद ही विक्टिम का ध्यान रखेगी तो उस पे अपराध करने वालों पे भी नकेल कसने का प्रयास पुलिस करेगी, नहीं तो पुलिस का काम डबल हो जाएगा। विक्टिम को भी बचाना है और अपराधी को भी पकड़ना है। इसीलिए पुलिस कोशिश करेगी कि अपराध ना हो। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विक्टिम सर्विसेज, इसके लिए भी जो सरकार है वो बजट प्रोविजन करे कि विक्टिम्स को कुछ सहायता मिले। चौथा लेसन ये बोलता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज नेटवर्क बेस्ड, नॉट इंडिविजुअल। एप्स्टाइन अकेला नहीं था, उसके पास पूरा सिस्टम था। गाड़ियां थी, होटल्स की बुकिंग थी, बंगले थे, एयर ट्रेवल था, बैंकिंग सिस्टम था, सब कुछ था। अकेले उससे नहीं हुआ, उसने पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ था। ऐसा हर अपराध में होता है। आपको क्या लगता है आसाराम बापू ने खुद अकेले कर लिया? विक्टिम आई और उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया। राम रहीम का पूरा गुफा वाला कांड सिर्फ अकेले हो गया? कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम का क्या हुआ। जब तक उस पर कुठाराघात नहीं होगा, अपराध कम नहीं होंगे।
और यही हुआ इस केस में कि बच्चियों को जो रिक्रूट कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर थे, फाइनेंसर थे, वो सब बच गए। क्यों? जुडिशरी ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया प्रोसिक्यूशन के साथ कि जो नेटवर्क के लोग हैं उन पे कोई आंच नहीं आएगी। क्या ये लॉजिकल था? क्या ये न्याय संगत था? मुजफ्फर शेल्टर हाउस में भी यही हुआ भारत में। जो प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर था उसको आपने, जो गेस्ट हाउस का जो ऑपरेटर था शेल्टर हाउस का, उसको कर लिया, लेकिन वो कहां जाता था, किसको भेजता था, कहां से पैसा लाता था, पैसा कौन देता था, कहां जाता था, कोई जानकारी जनता के बीच में नहीं। कहने का मतलब ये है कि एस्प्स्टीन भारत में भी हैं और ये इकोसिस्टम भारत में भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पनिशिंग वन ऑफेंडर, अगर आप सिर्फ अपराधी को ही सजा दे रहे हैं और इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं तो सुधार नहीं होगा। ये तो राजनीति में भी हम देख रहे हैं। जब मोदी सरकार आई थी तो लोगों ने क्या कहा था? आप प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है, इकोसिस्टम तो हमारा है। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज बने इस देश में। डेवलपमेंट की जगह इकोसिस्टम ने डिरेलमेंट का काम शुरू किया। रिफॉर्म्स, ऑफेंस ऑफ नोइंग फैसिलिटेशन, अगर आप अपराधी को जानते हैं और उस धंधे में शामिल थे, कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर रिक्रूटर्स एंड फैसिलिटेटर, नो रिलैक्सेशन शुड बी परमिटेड। कोर्ट्स की तरफ से आदेश बहुत क्लियर होना चाहिए कि अपराधी को तो आप पकड़ के लिया है, इसका इकोसिस्टम बताइए, कौन कौन शामिल था, उनको भी लेके आइए साथ में, तभी केस की पूरी सुनवाई होगी, नहीं तब तक अपराधी जेल में ही रहेगा। तो जो बचने का प्रयास कर रहा था, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा था बचने का, जब तक पूरा इकोसिस्टम डिसमेंटल नहीं होता अपराधी जेल में ही रहेगा। ये जब तक कोर्ट नहीं कहेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स। एसएचओ या थानेदार के ऊपर अगर आप बात डाल देंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि उनको तो लोकल नेता, जो छुटभइये नेता है, वो दबाव डाल के काम करवा लेते हैं। जवाबदेही होनी चाहिए बड़े ऑफिसर्स की। जो एरिया इंचार्ज है वहां का एसपी, डीएसपी या डीआईजी, उससे रिटर्न में एफिडेविट लेना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ, और उनको अकाउंटेबल जब तक कोर्ट्स नहीं बनाएंगे, नीचे के लेवल पे काम होता रहेगा और ऊपर वाले सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा, फाइनेंशियल ओपेसिटी सस्टेन्स साइलेंस एंड इन्फ्लुएंस। जब तक फाइनेंशियल ओपेसिटी है, इसका मतलब यह है कि कहां से पैसा आया, पूरा नेटवर्क फंड कैसे हो रहा था, इसकी जांच जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, कोर्ट को बाय डिफॉल्ट कह देना चाहिए कि ईडी को कि जांच करें कि इनका पैसे का सोर्स क्या था। जहां पे भी इस तरह का क्राइम होता है, ट्रैफिकिंग का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, बगैर पैसे के वहां धंधा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को बकायदा ये गाइडलाइंस इशू कर देनी चाहिए कि जहां पे भी इस तरह के अपराध होते हैं, ईडी उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ये बताने के लिए कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ और कौन लोग शामिल थे। अगर जब तक फाइनेंशियल नेटवर्क नहीं टूटेगा, ये क्राइम सिस्टम नहीं टूटेगा। बैंकिंग रेड फ्लैग्स इमर्ज ईयर्स बिफोर इफेक्टिव एक्शन। एप्स्टीन के केस में भी यही हुआ था, पैसे का लेन देन हुआ, बैंकों को पता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। NGOs trust link abuse cases where ED action followed media exposure and asset attachment often occurs after dissipation. कहने का मतलब ये है कि जब पैसे का दाएं बाएं हो जाता है, सारे घपले हो जाते हैं, मल्टी लेयर ट्रांजैक्शंस के अंदर पैसा गायब हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, तब ईडी को क्या मिलेगा? कहने का मतलब है जैसे ही इस तरह के केस हो, तुरंत ईडी इसका संज्ञान ले कि इसमें पैसे का रोल क्या था। इसका मतलब यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट मनी ट्रेल जस्टिस रिमेन्स पार्शियल। ऑर्डर पैरेलल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। जहां पे भी जुडिशरी को इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन दिखता है, तुरंत ईडी को सूचित करें। अर्ली अटैचमेंट ऑफ एसेट तुरंत किया जाए। एनहांस्ड एनजीओ ट्रस्ट ड्यू टू डिलीजेंस एंड मेक देम पब्लिक। जो एनजीओ हैं इस तरह की अगर कोई काम कर रही हैं, जैसे हमने देखा शेल्टर हाउस है, जहां पे भी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्चेज हो, किसी और तरह के ट्रस्ट हो, फैसिलिटेशन सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जहां पे भी इस तरह का घपला हो रहा है,
तुरंत फाइनेंशियल अटैचमेंट की बात होनी चाहिए। इंटीग्रेट पीएमएलए विद सेक्सुअल ऑफेंस फॉर मनी इंड्यूसमेंट एंड करप्शन एंगल। इस बात को समझिए, जहां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है वहां पे पैसा और पावर दोनों होते हैं, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो ये मैंडेटरी क्लॉज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज एनेबल साइलेंस। कॉलेजेस में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंपनीज में हो रहा है, वहां पे साइलेंस मेंटेन कर दिया जाता है, और यही हुआ एप्स्टीन के केस में। यूनिवर्सिटीज एंड एलिट इंस्टीट्यूट फेल टू एक्ट डिस्पाइट कंप्लेंट्स। जो लड़कियां थी वो किसी ना किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने जब वहां कॉलेज में कंप्लेंट करी, यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करी, वो खामोश रहे। क्यों? इज्जत का सवाल है, बच्चियों की जिंदगी का सवाल नहीं था, इज्जत का सवाल था। इसीलिए भारत में भी जो रिलीजियस ट्रस्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे भी डिलेड रिपोर्टिंग होती है, उसका कारण यही है कि साहब नाम खराब हो जाएगा। इंटरनल कमिटीज लैकिंग इंडिपेंडेंस। विशाखा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेकिन वहां बैठता कौन है? उसी कंपनी के, उसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज। वो कंपनी के खिलाफ कैसे स्टेटमेंट देंगे? उनकी नौकरी का सवाल। यहां पे मैंडेटरी एक्सटर्नल विजिलेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल लोगों को वहां लाना चाहिए ताकि, और एक से ज्यादा नहीं तो एक आदमी को वो भी खरीद लेंगे। सवाल इस बात का है कि इसको इंडिपेंडेंस कैसे बनाया जाए, और पूरे डिस्कशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि पता लगे कि मीटिंग में कुछ चर्चा हुई भी या नहीं, या सिर्फ कागज साइन किए गए। इसका मतलब यह है कि मंत्रालय को रेस्पेक्टेबिलिटी मस्ट इनवाइट स्क्रूटनी नॉट इम्यूनिटी, इस बात को समझना होगा। और रिफॉर्म्स के लिए मेरा सुझाव है कि मैंडेटरी सेफगार्डिंग कोड्स, प्रमोटर्स मस्ट बी डिबार्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम education or religious activities, and management should be blacklisted and must be replaced in institutions violating the code. अगर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, ट्रस्ट में, एनजीओ में घपला हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वहां के मैनेजमेंट को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो वहां का एक्सप्लॉयटेशन रोक सके। वो किसी ना किसी के दबाव में काम कर रहे थे। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो कैसे कोऑपरेट करेंगे? तब भी वो दबाव में ही काम करेंगे। इसलिए उनको तुरंत हटाना चाहिए, नया मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को रखना चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सही होगा। और जो वहां के प्रमोटर्स हैं उनको एंट्री बैन कर देनी चाहिए। वहां से जितना फाइनेंशियल गेन उनको मिलता था उसको डाइवर्ट करके सरकार के वेलफेयर फंड में कर देना चाहिए, या एक अलग से एस्क्रो अकाउंट बना देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप इस नेटवर्क को नहीं तोड़ोगे, इंस्टीट्यूशंस सीरियस नहीं होंगे। जब उनको पता होगा कि कॉस्ट इज वेरी हाई, तब ही लोग काम करेंगे। एक्सटर्नल ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कमेटीज, ये जरूरी है। एक्सटर्नल लोग हों, कमेटीज की रिपोर्ट्स हों, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटीज हों, इंडिपेंडेंट एनजीओज हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हों, जिनकी क्रेडिबिलिटी है समाज में, उनको काम देना चाहिए कि आप इस बात को देखें। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कंसीलमेंट एंड इफ पॉसिबल टेक ओवर एंड मर्ज विद अदर गवर्नमेंट स्कूल्स नेटवर्क। अगर स्कूल में किस तरह का है, कॉलेजेस में है, कभी कभी सरकार को लगता है कि हम कॉलेज बंद कर देंगे तो बच्चों का भविष्य हट जाएगा। बात सही है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तुरंत, अगर स्कूल है तो आप उसको सेंट्रल स्कूल के साथ या बाकी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसके साथ अटैच कर दीजिए। बच्चे तो फीस वैसे दे ही रहे हैं, एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बेसिक पर्पस होना चाहिए कि उस स्कूल के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट को बेदखल कर दिया जाए। एक ही एजेंडा पे काम होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अकाउंटेबल बना दिया जाए, उन पे पेनल्टी का असर हो, तब सिस्टम टूटेगा। जूनियर्स के ऊपर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। सीक्रेसी विदाउट ओवरसाइट एनेबल्स कवर अप, और यही हुआ। कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट एंड सील्ड एग्रीमेंट्स हाइड द रॉन्ग डूइंग। एप्स्टीन केस में भी यही हुआ। बच्चियों को पिक्चर में भी नहीं देखा गया, समाज को भी नहीं बताया गया, चुपचाप घपला किया गया। सील्ड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये खतरनाक है, क्योंकि कंसील करता है बहुत कुछ। एंड अटेम्प्ट्स एट कॉन्फिडेंशियल कॉम्प्रोमाइज इन सीरियस ऑफेंसेस शुड बी अवॉइडेड। सीक्रेसी शुड प्रोटेक्ट विक्टिम्स नॉट ऑफेंडर्स। हाँ, एप्स्टीन फाइल में विक्टिम्स के नाम आपने हटाए, बात समझ में आती है। ऑफेंडर्स का एक भी नाम नहीं छुपना चाहिए। नेम एंड शेम से ज्यादा पावरफुल कोई टूल नहीं है आज के समाज में, जहां सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। इस बात को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है
कि जुडिशरी की तरफ से यह कार्रवाई होनी चाहिए कि रीजन सीलिंग अनसीलिंग प्रोटोकॉल, लॉ वायलेटर्स, ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल नेम्स मस्ट बी डिस्क्लोज एंड शुड बी मैंडेटरी। अपराधियों को, जनता को बताओ ना कौन अपराधी है। अब उसकी इज्जत जा रही है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक जनता नहीं जानेगी कि भेड़िया कौन है तो बचेगी कैसे उस भेड़िए से। भेड़ की खाल में भेड़ियों को अगर आप रखोगे तो समाज का ही नुकसान होगा। प्रोविजन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केसेस, कोई भी इस तरह का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, सीक्रेसी का एजेंडा नहीं होगा अगर कोई क्राइम हुआ है, किसी भी तरह का क्राइम, इस बात को समझना होगा। एंड कंट्रोल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्रोसीजरल स्टेटस टू एक्सपोज ऑफेंडर्स, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी को खुद बताना चाहिए कि इसमें ऑफेंडर्स कौन थे, मीडिया रिपोर्टिंग बराबर होनी चाहिए, ऑफेंडर्स को एक्सपोज किया जाए। कोर्ट्स एक्ट टू लेट एंड नॉट टू मच, पहली बात तो कोर्ट सोते रहे, कार्रवाई नहीं हुई, और हुई तो बिल्कुल मामूली, नाम मात्र की, इसीलिए आज अमेरिका की पूरी जुडिशरी के ऊपर सवाल उठ रहा है। जुडिशियल करेक्शन फॉलोड ईयर्स ऑफ सिस्टमिक फेलियर, और ये सिस्टमिक फेलियर था जो बचा रहा इतने सालों तक एप्स्टीन। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस ऑफन कम्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस, बहुत देर हो जाती है जब नीचे के सिस्टम काम नहीं करते, तब सुप्रीम कोर्ट में लोग पीआईएल लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक्टिवेट होता है। तब तक समाज में शोषण होता रहता है, क्राइम होता रहता है। क्या ये सही है? इसको रोकना जरूरी है। इसका मतलब प्रिवेंटिव जुडिशियल विजिबिलिटी इज मोर इफेक्टिव देन पोस्ट फैक्टो करेक्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो हम जुडिशरी में क्या कर रहे हैं? हम प्रिवेंटिव अप्रोच क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब यह है कि जुडिशरी की तरफ से कंटिन्यूइंग मैंडेटस इन एक्सेप्शनल केसेस ये जरूरी है, सेंसिटिव केसेस रोस्टर्स इन हाई कोर्ट एंड रेगुलर वीकली ट्रैकिंग फॉर अर्ली रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट अदर इनोसेंट पीपल। लंबी डेट अगर मिलती है, अपराधी बेल पे रहता है तो वो और क्राइम करता है। हमने देखा है, लोग बेल पे बाहर आते हैं, फिर हत्या कर देते हैं, फिर बलात्कार कर देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, कोर्ट कैन डिसाइड ए सेपरेट रोस्टर कि भैया इन कागजों को जल्दी निपटाइए, क्योंकि इसके ऊपर डिसीजन जरूरी है, नहीं तो समाज के लिए खतरा है। अर्ली जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रोसिक्यूशनल डिस्क्रिशन इंपॉर्टेंट है एंड इशू प्रैक्टिस गाइडलाइन। मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इशू प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड रिफॉर्म टू प्रिवेंट डिले इन ऑल सेंसिटिव केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एफिडेविट from the head of the institutions of delay in reporting and investigation, no closer report to be accepted without fact finding about the networks। बहुत क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि लोअर जुडिशरी भी क्लियर रहे कि क्या करना है, ताकि पुलिस वाले लोअर जुडिशरी से मिलकर सिस्टम को डाइल्यूट ना कर सकें। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, नेशनल लेवल का काम है, कैबिनेट सेक्रेटरीट को देखना चाहिए, बहुत सारे मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, ये जरूरी है, और कंप्लायंस रिपोर्ट जनता के सामने जाहिर करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से प्रोसीजरल गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि गाइडलाइंस में किस तरह से काम कैसे होगा। तो कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? हम ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन के जो फेलियर हैं ये वहां होते हैं जहां पे डिले इज टॉलरेटेड, साइलेंस इज प्रोसीजरल एंड इंस्टीट्यूशंस वर्क इन साइलोज। भारत में तो बहुत कॉमन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एप्स्टीन जैसे केस भारत में नहीं हो रहे होंगे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। हम पकड़ नहीं पा रहे, ये दूसरी बात है। इंडिया कैन प्रिवेंट देम बाय एनफोर्सिंग विजिबिलिटी ओवर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन शुड बी बैंड टेक्निकली, कोई जरूरत नहीं है। आप गाइडलाइन एलोबरेट कर दीजिए, डिस्क्रिशन क्यों? प्रोजेक्ट जितना ट्रांसपेरेंसी होगा उतने क्राइम कम होंगे, उतने करप्शन कम होंगे। जहां डिस्क्रिशन है, चाहे वो नेता का है, मंत्री का है या अधिकारी का है, वहां पे आपको डिसऑनेस्टी और करप्शन की बू दिखेगी ही दिखेगी। पार्टिसिपेशन ओवर साइलेंस, साइलेंस शुड नॉट बी एनकरेज, इट शुड बी डिस्करेज। नेटवर्क्स एंड मनी नॉट एस्केप गोट्स, इनको ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि साहब हमें नहीं पता था किसका पैसा है, जिसका भी था ईडी को कहिए ढूंढ के लाइए, उस आदमी को सामने लाइए, ताकि लोग ऐसे क्रिमिनल्स का साथ देने से डरे। क्लियर डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, लोअर जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, अगर सिस्टम तोड़ा, टाइम पे काम नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
that justice fails quietly long before it fails publicly. अपराध हो चुका होता है, आदमी परेशान होता है, समाज दुखी होता है, जजमेंट आने में कई साल लगते हैं, तब तक समस्याएं जारी रहती हैं, प्रताड़ना जारी रहती है, नए विक्टिम्स हो जाते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को स्लो कर रहे हैं। डिलेड सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही हुआ एप्स्टेन केस में, और यही होता है हर देश में, इंक्लूडिंग भारत। क्या हम सुधरेंगे? क्या जनता इस पे दबाव डालेगी? मैंने तो कुछ सुझाव रखे हैं, आपके पास और भी अच्छे सुझाव हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी आवाज बुलंद करिए। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आवाज उठाइए अगर आप अच्छा समाज चाहते हैं। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।